नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। चुनाव की रणभेरी तो बज चुकी है, चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो गया है और आज पहले फेज की जो वोटिंग होगी, उसके लिए नॉमिनेशंस की आज अंतिम तारीख है। सभी अपने-अपने नॉमिनेशंस करा रहे हैं। दिल्ली में लालू प्रसाद मौजूद हैं, तेजस्वी यादव मौजूद है, कांग्रेस के साथ बातचीत हो रही है। वहीं आप दूसरी ओर देखेंगे कैसे पप्पू यादव और बीमा भारती, इन दोनों के बीच में भी संग्राम छिड़ा हुआ है। पूर्णिया के सीट पर बीमा भारती कह रही है कि उन्हें सिंबल मिल चुका है, तस्वीर भी दिखा रही है। लेकिन वहीं दूसरी ओर बीजेपी की लिस्ट भी हम देखेंगे। बीजेपी ने भी लिस्ट जारी कर दी है, लेकिन अब तक इंडिया अलायंस की ओर से लिस्ट जारी नहीं हुई उम्मीदवारों की, सिर्फ सिंबल दिए जा रहे हैं। हमारे साथ लक्ष्मण यादव जी मौजूद है। डॉक्टर लक्ष्मण यादव प्रोफेसर रहे हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। हम बात करेंगे सीधा। लक्ष्मण यादव जी, आपको लगता है जिस तरह से एनडीए ने अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, एनडीए काफी आगे निकल चुकी है, इंडिया ब्लॉक थोड़ी पीछे दिख रही है अभी तक? देखिए, सीट बंटवारे में कौन जल्दी टिकट दे देता है, कौन बाद में देता है, इससे मतलब ये नहीं तय होता है कि चुनाव भी कौन आगे लड़ रहा है, कौन पीछे लड़ रहा है। अब जैसे एक उदाहरण ले लें, आपके सवाल से एक उदाहरण ले लें। भारतीय जनता पार्टी के खाते में आई 17 सीटें, 16 जी, सीटें जेडीयू के खाते में हैं। जी, तो जेडीयू को भी छोड़ दें, 17 सीटों पर उसे टिकट देना है और 17 सीटों पर एक चीज तय हो गई कि कहीं भी किसी मुसलमान को टिकट नहीं देना है। तो आधा तो उसके लिए अपने आप तय हो गया कि भाई वो उतनी सीटें बच गई, उनको टिकट ही नहीं उन्हें देना है, उन्हें किसी ऐसे व्यक्ति को टिकट ही नहीं देना है। तो ये सब काम आसान होता है। बाकी जो विपक्षी दल हैं, बाकी जो लोग हैं, पार्टियां हैं, जैसे आरजेडी है, महागठबंधन है, कांग्रेस है, इन लोगों के बीच में बहुत सारी प्रतिनिधित्व की लड़ाइयां होती हैं। हर इलाके में दावेदारी होती है कि ये सीट आरजेडी के खाते में जाए, तो कांग्रेस कहती है नहीं, ये सीट हमारे खाते में जाए। जैसे पूर्णिया की लड़ाई अभी भी चल रही है या और जगह की। तो बीजेपी का काम आसान है, जेडीयू का काम आसान है। जेडीयू के पास अपना एक परंपरागत ढांचा है, जेडीयू के लोग हैं, एक मिजाज के लोग हैं, जो ये कल तक कहते थे कि भाई बीजेपी से गठबंधन नहीं करेंगे तो जेडीयू वाले हार जाएंगे, इसलिए गठबंधन तोड़िए नीतीश जी, चलिए उधर। तो वो सीट बांटना इसलिए उन लोगों के लिए आसान है। देखिए बीजेपी मतलब तो आपको लगता है, मतलब आप ये कह रहे हैं कि हाँ, बीजेपी जो है वो सिर्फ अपनी प्लानिंग कर रही है, जेडीयू के लिए कुछ नहीं सोच रही है? मुझे नहीं लगता कि वो जेडीयू के लिए कुछ सोच रही है। जेडीयू के लोग बेशक बीजेपी के साथ जाकर बहुत कुछ सोच रहे होंगे। उनको ये उम्मीद जरूर होगी कि बीजेपी के साथ हम हैं तो जीत जाएंगे। इसीलिए तो भाई गठबंधन टूटा। उनकी तरफ से अंदर से भी तो ये लड़ाई आ रही थी ना कि भाई कौन लड़ेगा, कौन किसके साथ खड़ा होगा। मेरा मानना ये है कि कांग्रेस, आरजेडी और लेफ्ट पार्टियां, इनके बीच जो गठबंधन है, इसके बीच बहुत कांटे का गठबंधन है। आज भी बिहार और महाराष्ट्र, दो ही जगह पर बीजेपी सबसे ज्यादा परेशान है। यूपी में उसने बसपा को मैनेज कर लिया, तमाम तरह से और सीटों को मैनेज कर लिया, जयंत चौधरी को मैनेज कर लिया, ओम प्रकाश राजभर को मैनेज कर लिया। वैसे बिहार में उन्होंने एक गलती की है, लेकिन मुझे एक पेच फंसता दिख रहा है। जैसे मुकेश सहनी अभी भी एक ऐसी कहानी है जो अभी बची हुई है। लेकिन बीजेपी ने बिहार में जो समीकरण साधे जेडीयू को साथ लेकर, इससे उनका काम आसान हुआ। वो जेडीयू को कोई बहुत तवज्जो नहीं दे रहे हैं। भाई बीजेपी की आज चले तो वो जेडीयू को खत्म करके खुद बीजेपी का मुख्यमंत्री बनाएंगे, नीतीश कुमार को हटाएंगे। दिल में बीजेपी के क्या है ये तो खुद नीतीश कुमार भी जानते हैं। मतलब नीतीश ये कुमार को हटाना चाहती है बीजेपी, अब चाहती है नीतीश कुमार को हटा दे। ये बीजेपी 2020 में ही कर चुकी थी, जब दिल्ली में एक व्यक्ति ने हनुमान बनाकर एक व्यक्ति को भेजा। तो चाचा। चाचा को पहले तो रामविलास पासवान जी की पार्टी खत्म करने के लिए दो टुकड़ा करवा दिया। चाचा को कैबिनेट मिनिस्टर बनाया, भतीजे को किनारे लगाया, फिर भतीजे को एक काम दिया कि तुम हनुमान बनकर उन सीटों पर ही चुनाव लड़ो जहां जेडीयू लड़ रही है। तो जेडीयू का भारी नुकसान हुआ, नीतीश कुमार पर घोर हमला किया भतीजे ने। भतीजे को उसका पुरस्कार अब मिला है, जब कैबिनेट मंत्री चाचा को दरकिनार कर दिया गया। भाई पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो वाला मामला घड़ी डिटर्जेंट में चलता था। अब तो ये है कि इस्तेमाल करो और फिर फेंक दो। पाशुपति पारस जी को किनारे कर दिया। तो जब भी नीतीश जी के सामने चिराग पासवान का चेहरा आता होगा, तो नीतीश जी को क्या नहीं लगता होगा कि बीजेपी क्या कर रही है। और जब पिछली बार गठबंधन टूटा, तब क्या बीजेपी नहीं चाह रही थी कि हम जेडीयू को कमजोर करें? नीतीश जी ने विधानसभा में नहीं बोला कि भाई इस बार तो हमारी सीटें कम थी, हमने कहा आप ही मुख्यमंत्री बन जाओ, लेकिन उन्होंने कहा नहीं नहीं आप मुख्यमंत्री बनो, क्योंकि अभी अभी हमें पूरी तरह से आपको खत्म नहीं कर पाए, 45 सीटें हैं आपकी। तो ये बीजेपी की घोषित रणनीति है
बीजेपी उसी रणनीति पर काम करेगी, अपना मुख्यमंत्री देखना चाहती है। नीतीश जी ने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती इसीलिए कर दी है कि वो इस खेल को समझ नहीं पाए, या शायद उनके आसपास के वो लोग थे जिन्होंने अपना टिकट श्योर करने के चक्कर में, अपनी सीट श्योर करने के चक्कर में कि भाई मोदी आ रहा है तो मोदी के चक्कर में हम भी जीत जाएंगे, तो 16 सीटें हमें मिल ही जाएंगी, तो उन्होंने अलायंस उससे करा लिया। तो टिकट वितरण जो हो रहा है वो उसी उसी के हिसाब से हो रहा है। अच्छा, जी। बीजेपी की जो लिस्ट आपने देखी होगी, सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी गई है। कई पुराने चेहरों को बेटिकट भी किया गया, अश्विनी चौबे को बेटिकट कर दिया गया, इसके अलावा अजय निषाद को बेटिकट कर दिया गया मुजफ्फरपुर से। अब ऐसे में बीजेपी की उस लिस्ट में आपने कहा भी, महिला कहीं दिख नहीं रही है और मुसलमान तो पूरे गायब। देखिए, बीजेपी की मुस्लिम विरोधी राजनीति कोई छुपी हुई नहीं है। इसे छिपाने के लिए एक बहुत चतुर राजनेता की तरह, चाहे वो देश के प्रधानमंत्री जी हों, चाहे वो गृह मंत्री जी हों या बड़े नेता बीजेपी के जो भी हों, वो क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं? 140 करोड़ देशवासियों के लिए हम राजनीति कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास, कोई छूटे ना। ये होती है चतुर राजनीति, कि हम किसकी राजनीति कर रहे हैं? सबकी राजनीति कर रहे हैं। भाषण देने में, बोलने में, क्योंकि बोलने में ही अगर आप बायस दिखेंगे ना तो चेहरा अच्छा नहीं लगता। जैसे गृह मंत्री जी से किसी ने पूछा कि देश में लोग कहते हैं हिंदू राष्ट्र है, हिंदू राष्ट्र बनेगा, किससे चलेगा देश? धर्म से चलेगा? गृह मंत्री जी ने इंटरव्यू में कहा नहीं, कतई नहीं, संविधान से चलेगा। लेकिन वही गृह मंत्री जी कभी भी संविधान विरोधी या संविधान बदलने की बात करने वालों पर कार्रवाई नहीं करते। तो ये होती है राजनीति। तो राजनीति में 140 करोड़ देशवासियों की बात करने वाली बीजेपी मुसलमानों को एक भी टिकट पूरे देश में कहीं नहीं देती, और ये बात खुली हुई है, ये प्रयोग, ये व्यवहार में दिख रहा है। बीजेपी घोर मुस्लिम विरोधी पार्टी है, ये बात छिपी नहीं है बीजेपी से। बीजेपी ने इस चीज को छिपाने के लिए 2-3 चेहरे रख रखे थे, शाहनवाज हुसैन, मुख्तार अब्बास नकवी, 1-2 लोग और। लेकिन वो लोग भी अब पता नहीं कब हाशिए पर चले गए। बीजेपी लंबे समय से कोई चुनाव हार नहीं रही है, इसलिए शाहनवाज हुसैन टीवी पर आ नहीं रहे। जब बीजेपी चुनाव हारती है तब शाहनवाज हुसैन आते हैं, अब तो वो भी गायब हो गए। बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में एक भी टिकट मुसलमान को नहीं दिया, बिहार में भी लेकिन हाँ, कभी नहीं दिया, और बिहार में भी नहीं दिया। उत्तर प्रदेश में उन्होंने क्या किया कि एक पसमानदा मुसलमान को मिनिस्टर बना दिया, दानिश को। तो बीजेपी मिनिस्टर तो बनाएगी, कहीं कहीं पद दे देगी, जैसे राज्यसभा भेज देगी। शाहनवाज हुसैन को भेजती थी ना भाई, मुख्तार अब्बास नकवी मिनिस्टर भी बनते थे ना। टिकट नहीं देगी। टिकट देने से उनका वोटर ये समझेगा कि यह भी मुसलमानों की पैरोकारी कर रहे हैं क्या, हम तो कट्टर हिंदू चाहते हैं। तो बीजेपी की राजनीति देखिए आलोक जी, कट्टर हिंदू वाली है, और ये इस देश का दुर्भाग्य है कि हम एक ऐसी पार्टी की मेजॉरिटी पूरे देश में देख रहे हैं जो एक सबसे बड़ी रिलीजियस माइनॉरिटी को इस देश का बराबर का नागरिक नहीं मानती। क्या उसका वोट, क्या मुसलमान वोट नहीं देते इस देश में? क्या मुसलमान चुनाव नहीं लड़ते इस देश में? क्या मुसलमान बराबर के नागरिक नहीं है? क्या मुसलमानों के वोट की कीमत नहीं है? लेकिन ये है राजनीति, उसे हिंदुओं का वोट चाहिए। इससे क्या होता है, ध्रुवीकरण करेगी बीजेपी, और वो जो मुसलमानों को पैरोकारी करेगा उसे कहेगी कि हिंदू विरोधी है, और हिंदुओं का वोट एक तरफ हो जाए। और दूसरा सवाल, आपके सवाल का दूसरा हिस्सा, अब तक तो आप ये कहते थे कि महिलाओं का बहुत हुआ, महिला पर अत्याचार, अब की बार फलाने की सरकार। वो एक रमा देवी जी थी, शायद अगर नाम ठीक बोल रहा हूं तो वो जो जी, जी, सदन में शिवहर से। थी। जी, शिवहर मैं से। एक प्रसंग बता रहा हूँ, मोहम्मद आजम खान समाजवादी पार्टी के सांसद हुआ करते थे। सदन में पीठासीन बनती है ना, जब जैसे जी, अध्यक्ष नहीं जी, रहता तो बार जी। रोटेशन हमारे पर पीछे बैठी हुई थी। रमा देवी जी बैठी हुई थी। एक वाक्य आजम खान ने, किसी बुरी नीयत से नहीं, एक वाक्य है, शब्द है, जैसे नीतीश कुमार को आप कहेंगे कि क्या नीतीश कुमार सेक्स एजुकेशन दे रहे थे? नहीं, नीतीश कुमार की मंशा अच्छी थी, वो एक अच्छी बात कह रहे थे। हो सकता है उनके कहने का तरीका अलग हो, उस बात को किसी और तरीके से भी कहा जा सकता था। पुराने समय के लोग हैं, इसकी आलोचना आप कर सकते हैं। तो ये काम मोहम्मद आजम खान ने कहा कि नहीं, हम तो आप ही की तरफ देख रहे हैं। बीजेपी वालों ने इतना हंगामा मचाया, अगले दिन सदन नहीं चलने दिया, आजम खान को जलील किया। अखिलेश यादव जी जब उनके समर्थन में खड़े हुए तो उनके ऊपर आरोप लगाया। उन्हीं रमा देवी जी का टिकट काट दिया, जिनको आगे किया था कि हम महिलाओं की सम्मान और हिस्सेदारी की बात करते हैं, महिला सम्मान। स्मृति ईरानी जी गला फाड़ फाड़ करके बोलती रही हैं जब महिलाओं पर बात होती है, लेकिन मणिपुर पर कभी नहीं बोलेंगी। कंगना रनौत पर दो लोग बोलेंगे, लेकिन वही तमाम महिलाएं हाथरस पर कभी नहीं बोलेंगे। तमाम महिलाओं को अन्याय अत्याचार का वो, तो वो बीजेपी महिलाओं पर
न्याय की बात करती है, लेकिन एक भी टिकट अगर बिहार में महिला को नहीं दे रही है, तो बीजेपी असल में थोड़े से अपर कास्ट, अपर क्लास, मेल लोगों की पार्टी, ये आरएसएस चाहता है। आरएसएस चाहता है कि सब लोग उत्पादक बने रहें, लेकिन राजनीति में सब पावर किसके हाथ में रहे? मुट्ठी भर लोगों के हाथ में रहे। अब महिलाएं बार-बार आ जाती हैं। अब लालू यादव जैसा कोई नेता होता था, भगवतिया देवी को भी संसद में पहुंचा दिया। मुलायम सिंह यादव कोई होता था, फूलन देवी को संसद में पहुंचा दिया। अब यहां पर कौन है? स्मृति ईरानी है, यहाँ पर कौन है? सुषमा स्वराज है। ये रहे सदन में, लेकिन बिहार में कोई महिला आपको नहीं मिली ऐसी। बिहार में एक तो महिला कंगना रनौत को मिला है। कंगना रनौत को मिला है, जिनको आजादी 2014 के बाद मिली। क्या सदन में खड़ी होकर, पहले तो वो घोर आरक्षण विरोधी महिला है कंगना रनौत, घोर सांप्रदायिक महिला है, घोर, और क्या क्या आप जोड़ सकते हैं, मैं उसके आगे नहीं बोलूंगा। लेकिन क्या इस देश में किसी ने यह आपत्ति की कि 2014 में आजादी नहीं मिली? 1947 में मिल गई थी। क्या योगदान है कंगना रनौत का, ताकि वो हिंदू बन करके कुछ भी बोल सकती है। इसलिए वो बीजेपी को ऐसे नेता चाहिए, बीजेपी को भगवतिया देवी नहीं चाहिए, बीजेपी को महाराजी देवी नहीं चाहिए, बीजेपी को फूलन देवी नहीं चाहिए। अब कम से कम आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों के पास है। शशि यादव को भेजा ना एमएलसी बना करके आरजेडी और लेफ्ट पार्टियों ने। ये मौका उचित है, लेफ्ट पार्टियां और आरजेडी मिल करके पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, महादलित और महिलाओं, कमेरों लोगों को ज्यादा से ज्यादा टिकट दें और समीकरण के हिसाब से दें। मुझे लगता है कि बिहार में इस सबसे बीजेपी घिरेगी। देखिए, मुसलमान वाले से उनका कोई बहुत नुकसान नहीं होने वाला। वो घोषित तौर पर मुसलमानों के एक घाटा तो नीतीश कुमार को ना, क्या बीजेपी के इस फैसले से ना महिलाओं को चूज किया, ना मुसलमानों पर टिक लगाया कहीं भी, तो इससे कहीं ना कहीं लगता है इससे जेडीयू को तो नुकसान हुआ, क्योंकि जेडीयू भी नीतीश कुमार की पार्टी जो है वो अलायंस पार्टनर है, चिराग पासवान की पार्टी भी अलायंस पार्टनर है। मैं अभी भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार जी की राजनीति से आप सहमत नहीं हो सकते, उस पर आलोचना कर सकते हैं। नीतीश कुमार और लालू यादव, इन दोनों ने मिलकर बिहार की महिलाओं के लिए जो काम किया ना, शिक्षा से लेकर के उनको घर से बाहर निकलना, सम्मान देना। मैं आज भी कहता हूं कि बिहार की सड़कों पर जो लड़कियां साइकिल लेकर स्कूल जाती हैं, पढ़ने जाती हैं, वो लालू और नीतीश की देन है। वो शराबबंदी से लेकर के तमाम ऐसे कानून जिसमें महिलाओं को बराबर मतलब सम्मान मिले, उनके दुख दर्द को समझा, वो लालू और नीतीश ने समझा। नीतीश कुमार की राजनीति ही बीजेपी की राजनीति से मिसमैच करती है भाई। कोई भी चीज ऐसी नहीं, नीतीश कुमार ने कभी वो जहरीला बयान ही नहीं दिया जो बीजेपी के नेता देते हैं। नीतीश कुमार ने कोई ऐसी नीतीश कुमार ने तो जाति जनगणना करा दी, भले ही वो महागठबंधन सरकार में रहे हों। नीतीश कुमार ने जाति जनगणना कराई और बीजेपी के सामने सबसे बड़ा डेंट अगर किसी ने दिया तो बिहार ने दिया, नीतीश कुमार ने दिया। तो नीतीश कुमार, हाँ, सूची प्रकाशित कर दी, नौकरी बांट दी। नीतीश कुमार तो बड़े खिलाड़ी आदमी है। इसलिए बीजेपी की इस राजनीति से नीतीश कुमार की राजनीति निश्चित रूप से ध्वस्त होगी। नीतीश कुमार कमजोर होंगे और इससे कम से कम बिहार की उन महिलाओं और बेटियों के मन में जो एक इज्जत और सम्मान का भाव नीतीश कुमार ने, लालू जी ने भरा है, वो नीतीश कुमार से खुद पूछेगी कि भाई अब किस पार्टी के साथ खड़े हो गए। और इस बार तो आपको कोई ठोस आधार भी नहीं है। घोर मुस्लिम विरोधी पार्टी है, घोर महिला विरोधी पार्टी है, सांप्रदायिक पार्टी है और नौकरी नहीं देना चाहती। 2 करोड़ रोजगार के हिसाब से 10 साल में 20 करोड़ रोजगार होता। कम से कम रोजगार गिना दो, बीजेपी ने कितना दिया? यहां तो कम से कम 17 महीने में 5 लाख दे दिया। अब तो तेजस्वी घूम घूम के कहेंगे, और उनके पास उनका आधार। नीतीश जी की छवि बड़ी अच्छी थी। नीतीश कुमार अभी भी मिसफिट हैं बीजेपी के एलाई पार्टनर के रूप में। पता नहीं क्यों वो उधर चले गए, और इस सब के बाद वो कितना उनको, और मेरा मानना है कि नीतीश कुमार की राजनीति पर इसका गहरा नुकसान होने वाला है, और बीजेपी ने उनको खत्म करने की पूरी राजनीति बना दी। बीजेपी ने नीतीश कुमार को खत्म करने की पूरी राजनीति कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप लाइव के साथ बन रहे हैं, देखना है अब रणधीरी बच चुकी है। इंडिया ब्लॉक की ओर से भी सीट शेयर की घोषणा कब तक होती है, इंतजार सबको है। दिल्ली से पटना कब आते हैं लालू जी अपने परिवार के साथ, तेजस्वी यादव कब आते हैं, देखना होगा। और चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ साथ पेज लाइक करें। धन्यवाद।